बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास ब्लड प्रेशर होगा। लास्ट टाइम हमने ब्लड वेसल्स के ऊपर डिस्कस की, आज हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और किस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए ब्लड प्रेशर को मेयर किया जाता है, या ब्लड प्रेशर को डिफाइन करने का तरीका क्या है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम अपने आज के लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो देखें भाई, ये हमारे पास वेसल है, यानी कि आर्टरी है। अब इस ये आर्टरी की वॉल है। अब ब्लड क्या करता है, इस आर्टरी की वॉल के ऊपर अपनी फोर्स लगाता है। और ब्लड एक किस्म का टिश्यू है, एक किस्म का फ्लूइड है, तो इस फोर्स को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक। तो ब्लड की ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है किसके ऊपर, आर्टरी की इस वॉल के ऊपर, इसको क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ब्लड टू द वॉल ऑफ वेसल्स। जो वेसल्स की वॉल के ऊपर ब्लड की हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसको मेयर किया जाता है मिलीमीटर के अंदर या मर्क्यूरी के अंदर। इसको मेयर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर को, उसको कहा जाता है मर्क्यूरी मैनोमीटर या स्फिग्मो मैनोमीटर इसको कहा जाता है। अच्छा देखें, कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम उस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, और जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो हम उसको इंक्रीज करके नॉर्मल पॉइंट पे लेके आते हैं। तो यानी कि हम अपने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम अपने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये कहता है कि जब भी आपकी आर्टरीज की वाल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसे कहा जाएगा वेजो कंस्ट्रक्शन। और नतीजे में जो ब्लड प्रेशर है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड बात है कि ये आपकी वॉल है, अब यहाँ पे ब्लड का फ्लो है, सही है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से पकड़ के इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दूँ तो जाहिर सी बात है आगे की तरफ प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर मैं इस आर्टरी की ये जो वॉल है इसको थोड़ा सा डायलेट कर दूं, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर दूं, तो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि जब ब्लड की वॉल को इस तरह से किया जाता है तो हम कहते हैं कि मैंने आर्टरीज को डायलेट कर दिया है, मैंने वेजो डायलेशन करवाई है, इसको बड़ा कर दिया है। तो फिर इसका जो ब्लड प्रेशर है ना वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जब वेजो डायलेशन होती है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अच्छा, अब ये वेजो कंट्रैक्शन या वेजो डायलेशन खुद ब खुद तो नहीं हो रही, इसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो आर्टरी होती है उसकी जो ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल लेयर होती है, वहां पे स्मूथ मसल्स लगे हुए होते हैं। अब ये मसल्स हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे और ये रिलैक्स भी होंगे। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेसल्स की कंस्ट्रक्शन होती है और प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो वेसल्स की डायलेशन होती है, वेजो डायलेशन, और जो आपके ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये कहता है कि जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है ना, ये किसके कंट्रोल में होती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स मौजूद हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर मौजूद हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। इम्पल्सिस मौजूद होती है, मैंने आपको बताया कि ये इम्पल्सिस क्या है, इलेक्ट्रिकल मैसेज है, कंडक्शन सिस्टम में बताया था। और कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। आप देखते हो जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो हम उसे ऐसी दवाएं देते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर डाउन होकर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, या जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है तो हम उसको ऐसी दवाएं देते हैं उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होकर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, सही है बच्चा। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना वो कितना है, 120/80। अब इससे क्या मुराद है ये मुझे आपको समझाना है। देखिए, हार्ट के टोटल होते हैं 4 चेंबर। ये हमारा क्या है, हार्ट है, और हार्ट के मैंने बताया था 4 चेंबर होते हैं, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त ब्लड का प्रेशर कितना होता है, 120 होता है, सही है। और जैसे ही आपका ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होता है तो उस वक्त ब्लड का प्रेशर क्या होता है, 80 होता है। और हमेशा ब्लड प्रेशर ऐसे ही डिटरमाइन किया जाता है कि 120/80, यानी कि जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए तो ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए, 120, ये स्टैंडर्ड देखा गया है। और जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होने चाहिए तो ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए, 80। तो इसलिए कहा जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 120 मिलीमीटर तब होगा जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और 80 मिलीमीटर तब होगा जब आपका वेंट्रिकल क्या होगा, डायस्टोल होगा। आपकी आसानी के लिए मैंने लिख भी दिया है। अच्छा, एक होता है ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है पल्स प्रेशर। दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, यानी कि आप क्या करें कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल से
वेंट्रिकुलर डायस्टोल को क्या कर दें, माइनस कर दें। यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्शन वाला, सिस्टोल वाला और फिर डायस्टोल वाला, ये आप माइनस कर दें। जो भी आपका जवाब आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पल्स प्रेशर कहलाएगा। अब हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कितना होता है, 120 होता है, और जो हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो कितना होता है, 80 होता है। तो 120 माइनस 80 ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो 40 ह्यूमन बींग का नॉर्मल क्या होता है, पल्स प्रेशर। तो आप लोगों से ये मालूम किया जा सकता है, आपको एक कंडीशन दी जा सकती है, वो कहेंगे कि लेट सपोज करो हमारे पास कोई एक पेशेंट है जिसका जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 200, सही है। और जो उसका वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये वेंट्रिकुलर इसका सिस्टोल है, और उसका जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 130। तो आप मुझे बताओ कि इस पेशेंट का जो पल्स प्रेशर है वो कितना होगा। अब इसका जवाब आप लोग आके मुझे कमेंट बॉक्स में दें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर व्हिच इज अबाउट 40 मिलीमीटर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये इसका फार्मूला है पल्स प्रेशर का निकालने का, सिस्टोल माइनस डायस्टोल इज इक्वल टू पल्स प्रेशर। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ब्लड फ्लो को हम पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। ये कहता है कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, और जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है ना वो बहुत क्या होता है, कम होता है, बहुत मतलब कि स्लो होता है। और ये एक एडवांटेज है हमें, जो कैपिलरी के अंदर ब्लड का फ्लो जो लो होता है, जो स्लो होता है ना, उसका एक एडवांटेज है। जितनी ज्यादा देर तक ब्लड कैपिलरीज के अंदर रहेगा उतनी ज्यादा देर चीजों का क्या होता रहेगा, अच्छे तरीके से एक्सचेंज होता रहेगा। देखें ये कैपिलरी है और ये हमारी बॉडी के टिश्यू है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये रिलेशनशिप है, हमने कहा था ना कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये टिश्यू है, इनकी रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, कैपिलरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जब गैसेस का या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है तो यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होना चाहिए। जितना ब्लड का फ्लो स्लो होगा उतना अच्छा गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा। अब ब्लड का फ्लो अगर तेज है, बिल्कुल इस तरह से जा रहा है, तो क्या एक्सचेंज होगा, क्या न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होंगे, क्या गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो ये अच्छी बात है कि कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होता है, लोअर होता है, और जो आर्टरीज होती हैं वहां पे ब्लड का फ्लो क्या होता है, फास्टर होता है। और कैपिलरी के अंदर जितना ब्लड का फ्लो स्लो होगा उतना हमें एडवांटेज होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होंगी, एक्सचेंज। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।